गुड मॉर्निंग। हमने लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़ लिया? चिन्ह पढ़ दिए ना। चिन्ह हमने पढ़े थे चार प्रकार के: निषेधात्मक, सूचनात्मक, आवश्यक चिन्ह और चेतावनी चिन्ह। इन चारों चिन्हों के बारे में हमने देख लिया है। आज हम इसके आगे देखते हैं। आगे क्या है? आग, फायर। फायर के बारे में देखते हैं। अच्छा, कृत्रिम श्वसन तो पहले पढ़ना ही है, अभी तो बाकी है। नाम ही पढ़ा था। ये कृत्रिम श्वसन की चार विधियां हैं: शेफर विधि, सिल्वेस्टर विधि, मुंह से मुंह विधि और मुंह से नाक विधि। सबसे पहली विधि है शेफर विधि। शेफर विधि में व्यक्ति को उल्टा लेटाना होता है, यानी कि व्यक्ति को किसे लेटाना है? सीने के बल। अब वो कहे सीने के बल कब लेटा है? जब वो कहे यदि मान लो पीठ पर चोट आए वगैरह, तो किसके लगोटा? सीने के बल। दूसरा मामला क्या है कि सीने के बल लेटाने पर व्यक्ति कंट्रोल में रहता है, कब्जे में रहता है। तो यदि आप देखो किसी व्यक्ति को पकड़ोगे तो उल्टा लेटा दिया तो आप उसको कंट्रोल में रख सकते हैं ना, सीधा हाथ पैर मारे उछाले, ठीक है। तो इसलिए उल्टा लेटाने की विधि भी होती है। जैसे ये व्यक्ति है मान लो 120 किलो वजन का और सीधा पड़ा है, आपको उल्टा लेटाना है। आप धक्का दे के खप जाएंगे लेकिन वो उल्टा हो नहीं रहा है, ठीक है ना। तो उसकी एक विधि है। विधि ये है कि सबसे पहले तो उसके जो पांव है ना, जैसे मान लो इसको इस तरफ उल्टा करना, इस तरफ से, तो ये पांव इसके इस पांव के ऊपर ऐसे रख दो। इधर वाला पांव है, इधर वाला पांव इस दूसरे पांव के ऊपर ऐसे रख दो, तो ऐसे रह जाता ना पांव, रख दिया। फिर इस हाथ को पकड़ो, इधर वाला हाथ है ना, इस हाथ को सीधा पकड़ो, फिर हल्का सा बल लेके थोड़ा सा घुमाओ, खुद ही आ जाएगा। इसमें आपको बिल्कुल भी जोर नहीं आएगा। मतलब 30 किलो का बंदा 120 किलो को ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन विधि यही रखनी पड़ेगी। आप पकड़ के कंधे को जोर लगाओगे, धक्का लगाओगे तो वो नहीं होता ऐसे। तो ये विधि होती है, टेक्निक होती है, और ऐसी सेफ्टी कैटेगरी में ऐसी टेक्निक का प्रयोग किया जाता है। अब जब व्यक्ति को उल्टा लेटा दिया तो उसके पास में वीर पोजीशन में बैठना होता है। वीर पोजीशन हनुमान जी वाली पोजीशन में बैठना होता है। फिर आपको ऐसे हाथ दोनों अंगूठों के बीच में 1 इंच का गैप होना चाहिए जिसमें रीढ़ की हड्डी आए। तो रीढ़ की हड्डी पे तो दबाव देना नहीं ना, ऐसा नहीं, आप रीढ़ की हड्डी पे दबाव थोड़ी देंगे। फिर ये हम हाथ की अंगुलियों को ऐसे खोल के रखते हैं। फिर हम इन फेफड़ों के ऊपर हम क्या लगते हैं? दबाव लगाते हैं। फिर हम दबाव लगाते समय हमें ये करना है कि 1 2 3 करें, तब तक तो दबाव लगा रहे हैं। 4 5 में क्या कर रहे हैं? छोड़ रहे हैं। 1 2 3 में दबाव और 4 5 में छोड़ रहे हैं। तो इस प्रकार हमें दबाव लगाना होता है। और इस प्रकार क्रिया करोगे तो एक क्रिया में 5 सेकंड लगे तो 1 मिनट में कितनी बार क्रिया हुई? 12 बार। वैसा कहा जाता है कि इसमें वजन कितना डालना चाहिए? 60 पौंड। 60 पौंड मतलब 24 किलो कितने होते हैं? यही होते हैं तकरीबन 24-25 किलो होंगे। 25 मान लो, 1 पौंड में होते हैं 0.4536 किलोग्राम। तो 60 को 0.4536 से गुणा कर लो तो 25-26 हो जाएंगे। 60 पौंड वजन डाला जाता है और इस प्रकार क्रिया की जाती है। इस प्रकार की क्रिया करने से पहले उसको कहा जाता है कि जूते पहने हैं तो खोल दो, बेल्ट वगैरह है तो उसको ढीला कर दो, कपड़े थोड़े ढीले कर दो, ताकि फेफड़े आराम से फूलने लगे, क्योंकि श्वसन क्रिया फेफड़े करेंगे। और इसके लिए क्या होगा? फेफड़ों को दबाओगे खोलोगे, दबाओगे खोलोगे तो सांस आने लग जाएगी। और ध्यान रखें, इससे पहले आप उसकी मुंडी को भी सीधा करना है। ऐसे नहीं कि नस दबी हुई रह जाए। आप इधर जोर लगोगे तो सांस बाहर कैसे निकलेगी? नली तो दब गई। इसलिए उसकी गर्दन का भी ध्यान रखना कि गर्दन थोड़ी सीधी रहे, ताकि आराम से सांस आ सके जा सके। तो ये विधि है शेफर विधि। शेफर विधि के अगली विधि है सिल्वेस्टर विधि। सिल्वेस्टर विधि तब काम में लेते हैं जब व्यक्ति को पीठ पर, सीने पर, पेट पर इस प्रकार कोई घाव हो जाए। तो आप तो इसको सीने के बल लेटा नहीं सकते ना। इस केस में आप उसको पीठ के बल लेटाओगे। अब पीठ के बल लेटाओगे तो इसके पीछे सिर की तरफ व्यक्ति को बैठना चाहिए। फिर उसके दोनों हाथ ऐसे पकड़ने पड़ते हैं। फिर हाथ को ऐसा तान के खींचना पड़ता है।
फिर उसको हाथ को वापस लाके दबाव देना पड़ता है। 1 2 3 तक दबाव दे रहे हैं, 4 5 में छोड़ रहे हैं, छोड़ के वापस ऐसा खींचा जाता है जिससे फेफड़े फूले। फेफड़ों को प्रेस करो, फेफड़ों को फूलो, इससे क्या होगा, सांस आनी प्रारंभ हो जाती है। ये भी 1 मिनट में 12 बार करना होता है। इसमें दबाव उतना नहीं देना होता है जितना पिछली बार में दिया था। पिछली बार 60 पाउंड का दबाव दिया था, इसमें एक वयस्क यानी कि जो 20-25 साल का बंदा है, 30 साल का बंदा है, उसके ऊपर 24 पाउंड का वजन डालना चाहिए। सीने पर वजन जाता ना, तो वजन कितना जाना चाहिए, 24 पाउंड का। इससे ज्यादा वजन नहीं डालें। तो ये दूसरी विधि कौन सी हो गई, सिल्वेस्टर विधि। और इसके अलावा इसके अंदर कोई कुछ है नहीं। सवाल परीक्षा में इतना ही पूछा जाएगा कि जो उल्टा लेटाते हैं तो कौन सी विधि है, सेब पर सीधा लेटाते हैं तो सिल्वेस्टर। ठीक है, तो ये विधि है। अब इसमें पीठ के नीचे तकिया लगा दिया जाता है, जिससे क्या होगा कि कमर थोड़ी सी ऊपर हो जाए, फेफड़े आराम से फूलें। कुल मिला के हमें इनको फूलना है, प्रेस करना, फूलना, प्रेस करना, फूलना, सांस आनी प्रारंभ हो जाएगी। तीसरी विधि होती है मुंह से मुंह विधि। मुंह से मुंह विधि सर्वश्रेष्ठ तकनीक में से एक है। इसमें क्या है कि उसकी गर्दन को सीधा करो और रुमाल से उसका मुंह को साफ कर लो, फिर आप जोर से हवा भरो, इससे हवा उसके फेफड़े के अंदर जाएगी, फेफड़े फूलेंगे, फिर आप छोड़ोगे तो हवा क्या निकलेगी, बाहर। तो इस प्रकार उसकी श्वसन क्रिया क्या हो जाएगी, प्रारंभ। ये विधि कब होती है, मुंह से मुंह विधि। ये सबसे आसान विधि है। जब यदि व्यक्ति का कोई मूर्छित हो गया, उसके दांत भिंच गए, अब तो मुंह से मुंह विधि नहीं लग सकती, उस समय लगानी होती है दूसरी विधि, मुंह से नाक विधि। नाक में हवा भरने पर भी उसकी श्वसन क्रिया क्या हो जाती है, सही प्रारंभ। क्योंकि नाक की नलिका भी तो वहीं जाती है, सांस ही तो लेते हैं नाक से, तो नाक की नलिका वहीं जाती है। तो आप जैसे मान लो रात को सो रहे हो, जुकाम लग गया, नाक बंद हो गई, तो रात को मुंह से सांस लेते हैं। तो कई बार क्या बंदा सुबह उठता तो पता चलता है कि रात को मैं मुंह से सांस ले रहा था। ऐसा होता है ना, कई जनों को तो टाइम पे पता चल जाता है, लेकिन उसमें इलाज तो क्या है, नाक बंद हो गई तो हो गई। अब जुकाम है, खतरनाक लग गए तो लग गया, उसका कोई दूसरा इलाज है नहीं। फिर आप क्या करेंगे कि आप दवाई लेंगे, आप जिससे नाक कैसे करके खुले, धीरे धीरे नाक खुलेगा, गरारे करेंगे, गर्म पानी पिएंगे, मुंह को 2-4 बार धोएंगे, सब तरीके से सारे प्रयास करेंगे। फिर आप कहेंगे अब ठीक है, एक नाक से सांस आने लगी। ऐसा होता है। एक नाक से, फिर हम कहते एक नाक से तो हम कोई बात नहीं, चला लेंगे। पर इतना अडेक नहीं लेते, दोनों बंद हो जाती है तो फिर थोड़ा सा टेंशन लेनी पड़ती है। एक तो हम कोई बात नहीं, चला लेंगे। फिर पता चलता है जुकाम क्या है कि लगातार 3-4 दिन रहता है, दूर दिन पता चलता है इधर वाली बंद हुई, उधर वाली खुली है। जुकाम जब सर्दियों में लगती है तो आप दवाई लें नहीं लें, 2-3 दिन तो वो चलती है। आप कितनी भी दवाई लें, 3 दिन तो असर रखती है, तो वो असर तो उसका लगातार बना रहता है। लेकिन उसका असर कम करना होता है तो सर्दियों में अक्सर अपने गांव में ये किया जाता है कि जो ब्लैक टी, एक तो ब्लैक टी पीते हैं, मतलब काली चाय बिना दूध की, उसके अंदर लौंग नेकते हैं, फिर उसमें एक नींबू झाड़ दो, फिर उसको पी के, वो खारी लगती है, पी के तुरंत सो जाओ ओढ़ के। फिर आपको लगेगी गर्मी, लेकिन आपको मुंह बाहर नहीं निकालना है। यही तो कंडीशन है उसकी प्राइम कंडीशन ही यही है। पहले वाला तो पूरा प्रोसेस सिंपल है, पहले वाला प्रोसेस के बाद ही अगला काम शुरू होता है कि जब आप ओढ़ के सोओगे तो आपको लगेगी गर्मी, पसीना आने लगेगा, लेकिन कुछ भी हो जाए मुंह बाहर मत निकालना, आपका जुकाम ठीक हो जाएगा। दूसरा आजकल क्या है कि भाई ये भी काम लेते हैं ना, विक्स आती है, विक्स को पानी बहुत ही 90-100 डिग्री सेल्सियस पर पानी को करते हैं गर्म, उस पर विक्स डालो, फिर एक कंबल ले, कंबल अपने ऊपर ओढ़ो और उससे भाप ले। वो भाप पूरी अंदर लेते हैं ना, तो भाप अंदर लेते हैं तो नाक से पानी टपकने लग जाता है और नाक जल्दी से खुल जाती है। तो नाक खोलने की सामान्य देसी विधियां हैं, कम खर्चे वाली, और जल्दी खुल जाता है नाक। लेकिन जब वो भाप लेते समय नाक, आंखें बंद रखनी पड़ती है, नहीं तो आंखें जलती है। क्योंकि एक तो गर्म, तो भाई 99 डिग्री 100 डिग्री पर आप गर्म कर रहे हो पानी को, तो पानी की भाप नहीं आ रही है, आ रही है। फिर उसके ऊपर विक्स डाली है तो आंखों पर प्रभाव नहीं, तो आंखें बंद करनी होती है,
कंबल ओढ़ना होता है, भाप इधर उधर नहीं जाए, सीधी अपनी तरफ ही आए, फिर आपको खींचनी होती है। तो अभी आगे सर्दियां हैं, तो मैंने आपको 2 देसी नुस्खे बता दिए। देसी नुस्खे हैं, जुगाड़ के तो देसी नुस्खे हैं जो काम आते हैं हमेशा। तो ये दवाई से जल्दी असर करते हैं, ये आप भले ही तुलना कर लेना कभी भी। मैं जनरली ज्यादातर मैं क्लासें लेता हूं तो मुझे यही करना पड़ता है। कई बार जुकाम लगता है ना, दवाई लगने पर तो क्या होता है कि 2-3 दिन में मामला ठीक होता है, ये मामला जल्दी ठीक करते हैं। तो मुंह से मुंह विधि, तो सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? मुंह से मुंह विधि। अब मुंह से मुंह विधि हर बार क्यों नहीं लगा सकता है? क्योंकि किसी ने जहर खाया तो मुंह से मुंह विधि नहीं लगेगी, किसी के मुंह के ऊपर चोट आ गई, खून आ रहा तो मुंह से मुंह विधि नहीं लगेगी, और यदि किसी का मूर्छित होकर दांत बंद हो गए हैं, मुंह खुल नहीं रहा, तो मुंह से मुंह विधि नहीं लगेगी। मुंह से मुंह विधि टेक्निक बहुत अच्छी है, इसलिए कृत्रिम श्वासक बनाया गया। जैसे जो दम्मा का मरीज होता है ना, वैसे लेता है ना, पंप कर मारता है, तो वो मुंह से मुंह विधि का तो इंस्पिरेशन है। हवा ही तो भरता है, वो हवा भरता है, फेफड़े में हवा जाती है, फिर फेफड़े से हवा आती है, फिर कहता है हाँ अब सांस आने लग गई। यही तो प्रोसेस स्टार्ट करता है। और पंप मार के क्या करते हैं बताओ? पंप मार के हवा लेता है ना, हवा में ऑक्सीजन तो हवा में चली जाएगी, उसके अंदर ऑक्सीजन भरी हुई थोड़ी है, वो तो हवा फेंकता है। वो पंप क्या फेंकता है? हवा। तो हवा जाएगी फेफड़े में, फेफड़े फूलेंगे, फिर हवा थोड़ी अंदर ज्यादा होगी तो बाहर निकलेगी, तो फिर हम और भरेंगे, और जाएगी और आएगी, तो सांस आनी प्रारंभ हो गई कि नहीं हो गई? तो सांस आने की प्रक्रिया प्रारंभ करनी होती है, इसीलिए वो पंप लगाते हैं। आपने ऐसे देखा नहीं देखा, मूवी में बहुत देखा होगा, फिल्मों में किसी को मारना होता था, बूढ़े को ऐसे मारते थे, वो लुका देते थे, छुपा देते, ऐसे करते ना, आपने देखा होगा बहुत सारी मूवी में। नहीं देखी, मूवी नहीं देखी। मुंह से नाक विधि, मुंह से नाक विधि तो हम सामान्यतः काम में लेते कम है, लेकिन अच्छी विधि होती है। जो मुंह से नाक विधि, नाक में हवा भरोगे तो फेफड़ों में चली जाएगी और हवा वापस प्रक्रिया की हो जाती है। प्रारंभ कब होता है? जब व्यक्ति का दांत बंद हो जाता है, तो उस समय होता है। हम क्या करते हैं कि व्यक्ति का दांत बंद हो जाता है तो हम नाक और बंद कर देते हैं। अब बता सांस कहां से लेगा? दांत खोलेगा ही खोलेगा। ऐसा देखा आपने कहीं? कहेगा अब बता, तो नाक ही बंद कर दो, तो मुंह। अब उसमें यह कहा जाता है, ऐसा होता है कि मूर्छित व्यक्ति होता है, कोई मूर्छित होता है ना, उसको सुगंधित वस्तु सूंघानी चाहिए, जिससे क्या होगा, उसका सुगंध अंदर जाने लगे और मूर्छा से क्या है, बाहर आए। हम क्या सुगंधते हैं? जूता। कहीं ये थोड़ी लिखा जूते सूंघो, वो क्या सुगंधित वस्तु सूंघो। हम कहेंगे सेंट कहां से लाए? जूता अपने पास ही है। चाहे सुगंध हो चाहे दुर्गंध हो, अपने तो सेंसर एक्टिव करने होते हैं। चाहे सुगंध होगी तो भी सेंसर एक्टिव होंगे, दुर्गंध होगी तो भी सेंसर एक्टिव होंगे। तो हमने कहा कोई सी भी हो, चाहे सुगंध हो चाहे दुर्गंध हो, है तो गंदी, तो हम इसको सूंघा दो। हम जूता सूंघाते हैं, मोजा सूंघाते हैं, मूर्छा से बाहर निकलेगा ही निकलेगा, वो जल्दी निकलता है। ऐसा भी आपके सामने भी आएगा। मूर्छित व्यक्ति को क्या करना चाहिए? तो वो कहेगा सुगंधित वस्तु सूंघानी चाहिए। अगला, कृत्रिम श्वसन की सामान्य विधियां। कृत्रिम श्वसन विधि कोई भी करो तो बलपूर्वक या तेजी से नहीं करनी चाहिए, सामान्य रूप से करनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति मूर्छित होकर गिरा है, सांस नहीं आ रही है, तो बेफालतू में हाका दड़बड़ नहीं करें। देखो कि गड़बड़ हुई है तो सही होने में टाइम लगेगा, तो बेफालतू में चिंतित नहीं हो। आपको तो इतना लफड़ा है नहीं। मेडिकल वाले जो होते हैं ना, उनको एक स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। कहते यदि मान लो कोई व्यक्ति है, बीमार हो गया और अचानक से कोई गड़बड़ हो गई, मूर्छित होकर गिर गया, कोई कारण से कहीं भी सरकारी जगह काम करता, प्राइवेट जगह काम करता, कुछ भी काम करता, तो 108 एम्बुलेंस मान लो गई है, या कोई भी गया जो प्राथमिक उपचार प्रदान कर रहा है वो गया है, तो उसको कह रहा है कि जब वहां ऐसा कुछ लगे कि बंदा बच भी सकता है, मर भी सकता है, ऐसा आपको चांस लगे ना, तो आप ऐसा नहीं करें कि सिंपल इलाज करें। आप काम थोड़ा सा और ढंग से करें कि सबसे पहले कहेगा हाँ फलाना आदमी को नाम दे, तू सब पूरी भीड़ को हटा, फिर एक को बुलाए कि तू डॉक्टर को फोन कर, तू एम्बुलेंस को फोन कर, सबको बताएं। एक को कहेगा तू इसका पैर पकड़ के खींच, इसके जूते खोल, ताकि सभी को बिजी कर दो, सभी को बिजी कर दो और आप साथ साथ में इलाज करते रहो।
इससे क्या होगा, यदि बाई दी वे बंदा मर गया तो लोग ये नहीं कहेंगे तूने प्रयास नहीं किया लोग कहेंगे इसके तो प्रयास पूरे थे और सारे लोग मिलके इलाज कर रहे थे, वो तो ऊपर वाले का लिखा हुआ ही नहीं था, तो क्या करें। यदि वो किसी भी बंदे को बिजी नहीं करे, वो कहे तुम चुप रहो, कोई नहीं बोलेगा, मैं अपना आप देख लूंगा, और वो मर गया तो लोग कहेंगे अब हम तुम्हें देखेंगे। इसलिए मेडिकल में उसको ये ट्रेनिंग दी जाती है, तुम्हें ये करते समय ध्यान रखना है, क्योंकि भीड़ तो भीड़ है ना भाई, भीड़ किसी के कंट्रोल में थोड़ी है। तो जहां मौत हुई है वहां पता नहीं क्या आगे हो मामला, इसलिए आप सभी को इन्वॉल्व कर लो। तुम डॉक्टर को फोन कर, तुम एम्बुलेंस को फोन कर, तुम भीड़ को साइड में कर, सारे लोग बिजी हुए हैं, सब उसको बचाने में लगे हुए हैं। अब यदि बच जाए तो बहुत अच्छी बात है, इसीलिए तो प्रयास चल रहा था। यदि बाई दिवे गड़बड़ हो जाए तो फिर आप पर्टिकुलर एक कंपाउंडर को थोड़ी पकड़ोगे तुमने मारा, क्योंकि प्रयास तो सारे कर रहे थे ना बचाने के, इसलिए उसके ऊपर अब खतरा नहीं है। इसलिए उसको ऐसी मेडिकल ट्रेनिंग भी साथ में दी जाती है और वो अनिवार्य होती है। तो कृत्रिम श्वसन की कृत्रिम बलपूर्वक अधिक तेजी से नहीं करनी चाहिए, ये विधियां काफी समय लेती है, इसलिए बेफालतू में चिंता नहीं करनी चाहिए। पीड़ित के शरीर पर जले हुए भाग पर तेल लगाना चाहिए, नारियल का। कौन सा तेल लगाते हैं? नारियल का तेल लगाते हैं। पीड़ित को ढककर रखना चाहिए ताकि ठंड ना लगे, और आवश्यक हो तो सुगंधित वस्तु सूंघाते रहना चाहिए, वो यही है। एक सवाल है गोल्डन आवर्स का, जो मैंने कल ही बताया था 30 मिनट है। एक्सीडेंट यदि किसी व्यक्ति को हो जाए तो उसको 30 मिनट के भीतर भीतर हॉस्पिटल पहुंच जाए तो उसके बचने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। लेकिन अभी एक परीक्षा में सवाल आया था टेक्निकल हेल्पर में 2 नवंबर 2022 को, उसमें सवाल था कि बताइए गोल्डन आवर्स का टाइम कितना होता है। ऑप्शन था 150 मिनट, 120 मिनट, 90 मिनट, 60 मिनट, ऐसा ही था। अब तो उत्तर क्या होगा? 60 मिनट। 30 मिनट ऑप्शन में था नहीं, सबसे कम 60 मिनट ही था, तो आप आंसर क्या करोगे? 60। बाकी इसका गोल्डन टाइम कितना होता है? 30 मिनट। 30 मिनट के अंदर अंदर इलाज मिल जाए तो बंदे के बचने के चांसेस क्या है? काफी ज्यादा है। इसलिए अब गवर्नमेंट के अंदर ये आदेश है, कोई व्यक्ति एक्सीडेंट हो गया है तो उसको कोई दूसरा व्यक्ति हॉस्पिटल पहुंचा सकता है, उसको कोई पूछताछ नहीं की जाएगी। पहले लोग पहुंचाते नहीं थे, पहुंचाने पर तुझे कहां मिला, कि तू जा कहां रहा था, आया किधर से था, कितनी देर पहले ये एक्सीडेंट हुआ था, उससे बहुत सारे पहले, फिर कहता है तुझे थाने आना, बयान देना, फिर कहना कोर्ट आना है, तो बंदा इसके टेंशन में छेड़ता ही नहीं था, पड़ा है पड़ा, आगे देखा जाएगा, मैं कहां कहां घूमूंगा। तो गवर्नमेंट ने रूल बनाया कि इस प्रकार के आपसे कोई पूछताछ नहीं की जाएगी, उल्टा आपको इनाम दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से कि तुमने किसी की जान बचाई, हॉस्पिटल पहुंचाया। हॉस्पिटल वालों को निर्देश दिया तुम्हें बिना कुछ सोचे समझे प्राथमिक उपचार तो एक झटके में करना है। कोई मरीज आ गया तो प्राथमिक उपचार से पहले तो उसका नाम ही मत पूछो, पहले इसका प्राथमिक उपचार कर दो, खून बह रहा, जो भी प्राथमिक उपचार। सेकेंडरी उपचार करना है तो रुकना पड़ेगा, फॉर्म भरो भाई, फॉर्म भरो था ना हॉस्पिटल में। मर गया तो इसमें डॉक्टर की कोई जिम्मेदारी नहीं है, यही तो होता है, वो फॉर्म में साइन करवाना पड़ता है, फिर साइन करा के फिर इलाज करते हैं। सारे हॉस्पिटल वाले यही करते हैं, चाहे एक्सीडेंट हो, चाहे कोई महिला को बच्चा हो रहा हो, इन हर चीज में फॉर्म वो पूरा भरवाते हैं कि कुछ भी गड़बड़ हो जाए, कल को तुम ये कहोगे इन्होंने मार दिया, हमने पहले साइन करा लिया कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हम कोशिश कर रहे हैं, बात किधर जाए तो हम इसके जिम्मेदारक नहीं होंगे। इसलिए लेकिन प्राथमिक उपचार के लिए कोई बाध्यता नहीं है, बिना नाम पूछे सीधा क्या करना है? प्राथमिक उपचार। क्योंकि शुरुआती 30 मिनट में इलाज मिलेगा तो बंदे के बचने के चांसेस क्या है? बहुत ज्यादा। शुरुआत के 30 मिनट खून बह रहा है तो बह रहा है, वो कह रहा है भाई खून बह रहा है तो बह रहा है, एक बार इसके घर वालों को आना दो, फिर पता करेंगे कि ये खून रोकेंगे नहीं रोकें, तो ये बात उचित है नहीं ना, इसलिए प्राथमिक उपचार पहले कर दिया जाता है। विद्युत का झटका है, विद्युत का झटका का मामला यह है कि 90 वोल्ट से ऊपर यदि वोल्टेज होता है तो विद्युत का झटका आता है, 90 वोल्ट से कम पर विद्युत का झटका नहीं आता, और 125 वोल्ट तक अर्थिंग अनिवार्य ही नहीं है। 125 वोल्ट तक काम में ले रहे हो ना, तो अर्थिंग अनिवार्य है क्या? नहीं। वो कह रहा है कि 90 पे तो झटका आया, 125 में थोड़ा सा ठीक झटका आ जाएगा, मर थोड़ी जाओगे। 125 से ज्यादा है तो वोल्टेज ज्यादा खतरनाक हो रहा है, अब तुम्हें अर्थिंग करना जरूरी है।
तो अर्थिंग के लिए न्यूनतम वोल्टेज कौन सा अनिवार्य है? 125। झटका कितने वोल्टेज पे आ रहा है? 90 वोल्ट। 90 वोल्ट पे हल्का फुल्का झटका आने लगा। 70-80 वोल्ट पे झटके का प्रभाव 70-80 वोल्ट पे होता है, लेकिन वो झटका मीठा मीठा कहलाता है। आता है ना, हाँ झटका आ रहा है तो पकड़ो वापस आ रहा है, वो वाला ऐसा आपने देखा होगा ना, छोटे तारों में कई जगह आता है, वो कहने नहीं आ रहा हल्का, वो कहेगा कहाँ, मैंने अभी टच किया, नहीं आ रहा, कहते आप टच कर, क्या आ रहा वो लीकेज करंट है। दीवार में जो झटका आता है वो लीकेज करंट होता है। विद्युत झटके से होने वाली क्षतियां क्या है? व्यक्ति का श्वसन रुक सकता है, शरीर में छाले पड़ सकते हैं। छाले पड़ने को अपन का कहते हैं करंट फूटना। किसी व्यक्ति ने हाथ लगाया, शरीर के अंदर क्या जाएंगे? आवेश जाएंगे कि नहीं जाएंगे? अब देखो शरीर के अंदर आवेश जाते हैं Q बराबर IT। यदि धारा का मान ज्यादा है तो कम समय में शरीर के अंदर आवेश क्या चले गए? ज्यादा। आवेश शरीर के अंदर चले गए तो सारी नसों को इधर उधर हिला डुला दिया। आवेश ने कहा हम भी तो यहीं रहेंगे, तो शरीर के अंदर आवेश शामिल हो गए। फिर आपका हाथ छूट गया तो आप बच गए, बहुत ठीक है। लेकिन अब सारे आवेश बाहर निकलेंगे मुंह से, सांस में, जब आवेश सारे बाहर निकलेंगे तो 5-7 मिनट का टाइम लेता है। तब आपके अंदर बेचैनी आ जाती है, क्योंकि सारी नसें इधर उधर हो गई ना, सेटल होने में वापस टाइम लगेगा। यदि करंट थोड़ा ज्यादा आया तो शरीर के अंदर आवेश क्या आएगा? ज्यादा। ज्यादा आवेश आएगा तो हार्ट के चारों ओर कब्जा कर लेगा। हार्ट करता है लब डब करता है, इसको ब्लो कर देगा। किधर जाएगा? तेरे जगह ही नहीं, इधर चारों ओर वो खुद भर जाएंगे। अब तो उसको पंप होने के लिए जगह मिली क्या? नहीं, तो हार्ट अटैक आ जाएगा। हार्ट अटैक का कारण तो यही है। यदि किसी व्यक्ति के करंट फूट गया तो शरीर में से बहुत सारा आवेश क्या हो गया? निकल गया। हार्ट अटैक के चांसेस कम हो गए। यदि हार्ट अटैक से पहले शरीर के करंट फूट जाता है तो व्यक्ति के बचने के चांसेस क्या हो गए? ज्यादा। ठीक है। अब शरीर में प्रतिरोध क्या होता है? इधर प्रतिरोध क्या है? ज्यादा। इधर प्रतिरोध क्या है? कम। जिधर कम प्रतिरोध होगी उधर धारा क्या बहेगी? ज्यादा। तो धारा तो इधर से निकलेगी। तो करंट फूटता है तो कच्ची चमड़ी होती है, हम कहते हैं ना कच्ची चमड़ी से फूटता है। काक मैंने बगल से या हथेलियों से या पैरों की तलियों से, ऐसी जगहों से जहां पर चमड़ी क्या रहती है, मतलब अपेक्षाकृत कम प्रतिरोध वाली। टेक्निकल भाषा में कम प्रतिरोध वाली है, तो उसे कहते हैं शरीर में छाले पड़ना। अब देखो इसका बहुत सारी चीजों का प्रभाव है। यदि हर व्यक्ति को समान प्रकार का झटका आए ये जरूरी नहीं होता है। मैंने टच किया, हो सकता है मेरा प्रतिरोध 800 ओम का है, तुमने टच किया, हो सकता है तुम्हारा प्रतिरोध 1200 ओम का है। बताओ धारा में भी फर्क आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। आपने सोचा नहीं ये मोटी चमड़ी का बंदा है, इसकी नाजुक चमड़ी का है, फर्क तो ही प्रतिरोध का है। टेक्निकल भाषा में हम प्रतिरोध के फर्क कहेंगे, तो ये प्रतिरोध का फर्क रहता है। मौसम का कारण भी फर्क होता है। यदि मौसम में नमी होती है तो करंट ज्यादा आता है। गीली त्वचा है तो करंट क्या आएगा? ज्यादा। सूखी त्वचा है तो करंट क्या आएगा? कम। हम कोई चीज ठंडी है गर्म है चेक करने के लिए इधर से टच करते हैं, इधर से थोड़ी करते हैं। जैसे मान लो कि कोई बाग है जो गर्म हुआ, ठंडा है कि नहीं है, चेक करना है तो आप कोई वस्तु के ऊपर हाथ लगाते हैं, उल्टा हाथ रखते हैं। इसका कारण है, एक तो यदि ज्यादा गड़बड़ है तो तुरंत ऐसे इकट्ठा हो जाएगा तो वहां से कनेक्शन छूट जाएगा, और हम ऐसे ऐसे टच किए वो जुड़ गए तो हमें वापस पकड़ लेंगे, इसलिए एक उल्टा रखते हैं। इधर का प्रतिरोध ज्यादा, इधर का प्रतिरोध क्या है? कम। तो नाजुक भी तो ज्यादा ना इधर वाला। अब तो आजकल नहीं है, पहले तो गाँव में ज्यादातर, अभी भी आप गाँव में रहते हैं और या फिर आपकी उम्र 20 साल से कम है, तो जैसे ही चैत का महीना आता है और या फिर सर्दियों में एकाध कोई पता नहीं कौन सा महीना ऐसा आता है जिसमें आपकी हथेली की पूरी चमड़ी उतरती है, चेंज होती है। तो आपकी बहुत बार हुई होगी, अब होनी बंद हो गई। अभी भी हो रही क्या? अब हमारी बंद हो गई, परमानेंट हो गई वो। विद्युत झटका में आदमी की मृत्यु कितनी देर पे होगी ये कोई नहीं बता सकता। Q बराबर IT पर डिपेंड करेगा। यदि I कम है तो T ज्यादा चाहिए, यानी समय क्या लगेगा? ज्यादा। और I ज्यादा है तो समय कम में भी मामला Q पूरा हो जाएगा। हमें क्या पूरा करना है? यहाँ व्यक्ति को मारना तो Q पूरा करना है। धारा ज्यादा दे दो तो समय क्या लगेगा? कम। और धारा कम है तो समय ज्यादा। यदि आपने हाथ लगाए, मीठा मीठा करंट आ रहा है और आपने पकड़ कर सो गए तो मर जाओगे, क्योंकि समय भी तो बढ़ रहा है,
गुणा आई इंटू टी गुणा तो होगा ना, शरीर के अंदर आवेश तो इकट्ठा हो रहा है। तो ये है मीठा मीठा करंट आता है, आप जानते हैं नहीं सुना है? अरे करंट होता है, करंट देखो 1 मिली एम्पियर तक तो संवेदनहीन होता है, हमने हाथ टच किया हमें पता ही नहीं चला, पता ही नहीं चला। 5 मिली एम्पियर तक का करंट है जो सुरक्षित धारा है, लेकिन हमें पता चल रहा है हाँ झटका आ रहा है, तो उसे मीठा मीठा करंट कहते हैं। आ रहा है लेकिन ऐसे कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा, वापस चेक कर लेते हैं आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद में 20 मिली एम्पियर पर दर्दनाक झटका होता है, और 100 मिली एम्पियर पे या 50 मिली एम्पियर पे हार्ट अटैक की संभावना है, 1000 मिली एम्पियर पे निश्चित मौत बताई जाती है। अब सब कुछ सही सिस्टमेटिक है। पहले क्या था कि अब तो बच्चे सारे सुधरे हुए हैं, पहले बच्चे होते थे बहुत बिगड़े हुए कुछ मादी, तो वो क्या करते थे कि बिजली में लाइट आई कि नहीं आई वो ऐसे हाथ लगा के चेक करते थे ऐसे आई, आया झटका आया, दूसरा चेक करता कितना गया, तो उसमें क्या है वो होल्डर होता था, उसको पता था होल्डर वापस तुरंत अपना हाथ लगा के हम भी खींच रहे हैं वो भी फेंकेगा तो छूट जाता है, वो पकड़ के तो रखता नहीं था, तो वो देखते थे अच्छा ऐसा झटका आ रहा है। तो बच्चों को क्या जब तक खुद को झटका नहीं लगे तब तक पता नहीं चले ना झटका आ कैसा रहा है? आप है ना घर की जो छत है, छत पर जो दीवार बनी हुई है उसके ऊपर दीवार पर सीधे सीधे चलो आपको डर लगेगा। छोटे वो जो बच्चे हैं अभी 8-10 साल के 12 साल के वो नहीं डरते हैं क्योंकि वो गिरे नहीं है, एक आध बार कहीं से गिर गए ना चाहे भले कम दूरी से ही गिरो, जब तक नहीं गिरे उनके अंदर वो डर आया ही नहीं है। किसी भी व्यक्ति के अंदर जन्मजात कभी डर होता नहीं है, डर बैठाया जाता है। सोजा शेर आ जाएगा, भूत आ जाएगा, नहीं बंदे को लगता भूत आ जाएगा, नहीं तो बंदा कुत्ते से लड़ता रहता है, फिर पता चलता है खा जाता है, तो बंदे को डर बैठ जाता है कि खा जाता है, नहीं तो वो कुत्ते से शुरू में डरता ही नहीं है। तो व्यक्ति के अंदर डर बैठाया जाता है, पैदा होते समय डर थोड़ी होता है, बिल्कुल डर नहीं, डर जानते ही नहीं क्या होता है, वो तो बाद में धीरे धीरे डर बैठा देते हैं कि ये चीज है, ये खतरनाक है। तो ऐसा मामला है। तो व्यक्ति के शरीर में कोई मांस जल सकता है, छाले पड़ने में कोई मांस ही जलेगा अंग, रक्त प्रवाह का अवरुद्ध होने से व्यक्ति क्या हो सकता है, बेहोश, हृदय गति रखने से व्यक्ति की मृत्यु भी संभव है। एक लाइन लिखी हुई है कि एसी की तुलना में डीसी ज्यादा खतरनाक है। एक बच्चे ने मेरे से पूछा सर एसी ज्यादा खतरनाक, एसी में तो झटका आ रहा, डीसी मेरे घर बैटरी उसमें झटका आया ही नहीं, वोल्टेज कम है, क्योंकि वो 12 वोल्ट है, वो 230 वोल्ट है, तुम डीसी 230 करो, एसी 230 है, फिर हाथ लगाओ, फिर कौन खतरनाक है, डीसी। समान वोल्टेज पे तो बात करेंगे ना, कम वोल्टेज ज्यादा वोल्टेज बात थोड़ी होगी, समान वोल्टेज पे कौन ज्यादा खतरनाक है, डीसी। अब ये है चार्ट, ये चार्ट है निमी का खुद का, तो देख लो 1 मिली एम्पियर तक क्या है, कोई संवेदना है क्या, नहीं। 5 मिली एम्पियर तक कौन सी धारा है, सुरक्षित। 20 मिली एम्पियर पर दर्दनाक झटका हो रहा है जिसमें मांसपेशियों में क्या हो रहा है, सिकुड़न हो रही है, मांसपेशियों में संकुचन हो रहा है। 50 मिली एम्पियर पर क्या होता है, हार्ट अटैक की संभावना, और 1000 मिली एम्पियर पर निश्चित मौत। यह है धारा का मान। और वोल्टेज का मान कितना होता है, 90 वोल्ट, वोल्टेज का मान कितना होता है, 90 वोल्ट। अब शरीर के प्रतिरोध कितना होता है, गीली त्वचा का या स्वस्थ मनुष्य के शरीर का प्रतिरोध होता है 1000 ओम या 1 किलो। सूखी त्वचा का प्रतिरोध होता है 1 लाख ओम से 6 लाख ओम, 1 लाख ओम से 6 लाख, ठीक है। और कान से कान तक का प्रतिरोध होता है 100 ओम, और शरीर के भीतरी शरीर का प्रतिरोध होता है 400 से 600 ओम। ये लो, शुष्क त्वचा का कितना, 1 लाख से 6 लाख, गीली त्वचा का 1000, भीतरी शरीर का 400 से 600, कान से कान तक का लगभग। और चारों सवाल परीक्षा वाले ने पूछे, चारों सवाल परीक्षा वाले ने पूछे भाई, ठीक। कान एक है, ये दूसरा कान ये रहा, हाँ, कान से कान का मतलब तो यही होता है ना, कोई 3 कान तो है नहीं जो पता करना पड़ेगा,
दो कान है, कान से कान का तो फिक्स जगह हो गई। सबसे पहले लड़ाई इस 1000 ओम पे ज्यादा आई थी कि बताओ 1000 ओम शरीर का प्रतिरोध है तो कैसे प्रतिरोध है बताओ। तो उसमें थोड़ा बहुत चीजों पर प्रभाव पड़ता है, औसतन बताया गया। हाथ से हाथ के बीच का प्रतिरोध अलग आएगा, हाथ से पैर के बीच का प्रतिरोध अलग है, पैर से पैर के बीच का प्रतिरोध अलग है कि नहीं है? पैर से पैर के बीच का भी तो प्रतिरोध है, वो प्रतिरोध क्या है, अलग है। तो इस प्रकार शरीर के सारे भागों को चेक करके औसतन ये प्रतिरोध का मान बताया गया। मोटे व्यक्ति होता है उसका प्रतिरोध कम होता है, पतले व्यक्ति का प्रतिरोध ज्यादा होता है, क्योंकि मोटे में चर्बी ज्यादा होती है तो प्रतिरोध क्या हो जाता है, कम। बाकी होता ही है, आप वोल्ट मीटर लगा कर अपने दिमाग में लगाओ, वोल्टेज भी है इधर वोल्टेज भी है, प्रतिरोध तो है जो है ही, वो तो सबको पता है, इधर वोल्टेज भी है। आप वोल्ट मीटर लगाओ, मल्टीमीटर लगाओ और फिर एक टर्मिनल इधर एक इधर लगाओ, वो कुछ रीडिंग बताएगा वोल्टेज की। तो इसका मतलब इधर वोल्टेज भी हम उत्पन्न कर रहे हैं, स्रोत है। अगला है पीपी। आपने पीपी नाम बहुत सुना होगा, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पीपी किट कोरोना काल में बहुत चले थे। पीपी किट ऐसा नहीं है कि केवल कोरोना वाला मामला है, ये कारखाना अधिनियम और मजदूरों के लिए सुरक्षा के लिए जरूरी है, जो वर्कशॉप वालों को प्रोवाइड करने पड़ते हैं, वो कहलाते हैं पीपी। कारखाना अधिनियम भारत में 1948 बना था, कर्मचारी कानून 1996 बना था, उसके प्रभावकारी नियम बनाने के लिए पीपी किट को क्या किया गया था, अनिवार्य। और पीपी बीएस को लागू करना मान्य है, और पीपी को सामान्यतः पीपी किट नाम से जानते हैं। पीपी किट क्या होता है कि हर तरह के गड़बड़ी पर हम किस प्रकार का किट है, जैसे आप बाइक चला रहे हैं, हेलमेट है, वो आपका पीपी किट है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पर्सनल मतलब व्यक्तिगत, प्रोटेक्टिव मतलब सुरक्षा, इक्विपमेंट मतलब उपकरण, व्यक्तिगत सुरक्षा के उपकरण, वही पीपी कहलाएंगे। ये थोड़ी पीपी पूरी ड्रेस होगी, पूरी ड्रेस तो होगी पूरी, मान लो उसमें पीपी किट हो गए कंप्लीट, लेकिन एक मास्क अलग है, ये भी किसका भाग है, पीपी का, पर्सनल प्रोटेक्टिव। आप मास्क में आपकी तो सुरक्षा हो रही है, तो ये है। आंखों की सुरक्षा करनी है तो क्या लगाओगे भाई, सुरक्षा चश्मा, ताकि रसायन और धातु का छिड़काव और धूल आपकी आंखों में नहीं गिरे। सिर की सुरक्षा करनी है तो क्या लगाओगे, हेलमेट, गिरने या उड़ने वाली वस्तु से बचे। शरीर की सुरक्षा करनी है तो जैकेट या एप्रिन पहने, तापमान या रासायनिक छिड़काव से बचना। जैसे केमिस्ट्री लैब में जाने से पहले क्या पहनना पड़ता है, एप्रिन। हाथ और बाजू की सुरक्षा के लिए फाइबर दस्ताने पहनने होते हैं, जिसमें करंट का झटका और घर्षण से क्या हो जाए, बचाव। पैर व टांगों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा जूते पहनना होता है, फिसलने और गिरने से बचाव। सांस लेने के लिए रेसिप्रेटर लगाना होता है, इससे धूल ऑक्सीजन कम होती है, उनसे क्या हो जाता है, बचाव। तो ये है सारे पीपी के भाग। जैसे मान लो आप वेल्डिंग करते हैं तो आंखों की सुरक्षा करनी है, डार्क ग्लासेस लगाने पड़ेंगे, काले चश्मे होते हैं नहीं होते, गहरे काले चश्मे होते हैं ना, डार्क ग्लासेस, तो ये आप वेल्डिंग करते समय आपको लगाने पड़ेंगे। आंधी आ रही है, बाइक चला रहे तो आप चश्मा लगाएंगे ताकि आंखों में रेत नहीं गिरे, ठीक है। यदि आप कोई ऐसी बिल्डिंग में काम करें जो 2-3 मंजिल की बन रही है, तो आपको माथे पर हेलमेट लगाना अनिवार्य करेंगे कि देख तू तो ठीक चल रहा है, ऊपर कोई काम कर रहा है, कुछ भाटा वाटा माथा पड़ गया तो फूट जाएगा, हेलमेट लगा लो। इससे क्या आएगा, तुम्हारा सिर बच जाएगा, हाथ टांग टूटेंगे तो बाद में जुड़ा लेंगे। इधर क्या है, बड़ा खतरा मामला है, इधर बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है, ये बहुत एक्यूरेसी के साथ काम करता है भेजा। इसमें बहुत छोटे छोटे तारों का जाल है और बहुत खतरनाक जाल है। एक नस इधर से इधर थोड़ी खिंच गई तो मामला गड़बड़ कर देता है। थोड़ा सा ब्लड ज्यादा आ गया तो रक्त का थक्का जम जाता है, उसका टाइम पे इलाज हो जाए ठीक है, नहीं तो ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, थोड़ा सा रक्त ज्यादा आ गया तो यहाँ सब कुछ माप तोल के चलता है, क्योंकि सारा चीजें कंट्रोल वो करता है। इधर गड़बड़ होने पर हम कहते हैं व्यक्ति कोमा में चला गया। हाथ सही है, पैर सही है, लेकिन हाथ को पता ही नहीं करना क्या है, क्या तू जान रहा मैं कौन हूं, वो कैसे जान सकता है जब इधर वाला मामला गड़बड़ हो गया है। पहचान ना करना सब इधर ही है। हाथ में यदि एक व्यक्ति कोमा में, उसके हाथ में पिन चुभो, उसको पता चलेगा क्या, नहीं। हाथ कहेगा भाई पिन चुभी,
दिमाग को बताएगा, दिमाग कहेगा पता ही नहीं चल रहा, इधर को चल नहीं रहा है, सिस्टम शटडाउन है। तो हाथ को खुद को थोड़ी पता चलता पिन चुभी है कि गरम है क्या है, हाथ तो ये बताएगा ऐसा ऐसा मामला है, ब्रेन बताएगा ये पिन थी, हाथ हटा ले उधर से, ये ब्रेन बताता है। तो ये फर्स्ट प्रोसेस होता है ना, ये ब्रेन का होता है। ऐसे थोड़ी आपने सुना कि व्यक्ति का हाथ टूटा कोमा में चला गया, ब्रेन के कारण तो कोमा में जाएगा जब ब्रेन के, तो इसलिए कहते हैं हेलमेट पहनो, ब्रेन बच गए तो आदमी बच जाएगा। ब्रेन के बाद में यदि कोई दूसरा सबसे खतरनाक चीज रहती है तो वो रीढ़ की हड्डी रहती है, क्योंकि यदि उसके बाद ब्रेन बच गया, रीढ़ की हड्डी टूट गई, तो अब आपका सब सिस्टम तो काम कर रहे हैं लेकिन आप खड़े नहीं हो सकते, आप बैठे रहेंगे, आप पहचानते हो, जानते हो, सब देखते हैं, लेकिन यदि हाथ पैर के किसी की चोट लगी तो वो जोड़ देंगे, वापस देंगे, कई बार टूट कर अलग हो जाता है तो डुप्लीकेट डाल देते हैं, लेकिन व्यक्ति का जीवन तो चलता रहता है। कोमा हो गए तो मामला खराब हो जाता है। अब आता है आग। आग देखो तीन कारकों से लगती है, एक ईंधन है, एक ऑक्सीजन, एक हीट है। इस कमरे के अंदर ऑक्सीजन है, ईंधन भी है, उष्मा नहीं है, इसलिए आग नहीं है। कायदे का मामला ना, ईंधन है, ऑक्सीजन है, लेकिन उष्मा नहीं है। यदि उष्मा भी है, ऑक्सीजन भी है, लेकिन ईंधन है ही नहीं, तो जले कौन? तो भी आग नहीं लग सकती। यदि हमारे पास उष्मा है, नहीं सॉरी, उष्मा है, ईंधन है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं है, तो कोई जला पाएगा क्या? नहीं। तो इसलिए आग लगने के लिए तीनों कारक होना जरूरी है। आग एक रासायनिक प्रक्रिया है, भौतिक प्रक्रिया नहीं है। रासायनिक प्रक्रिया है, यानी कि लकड़ी जली, राख बनी, वापस राख से लकड़ी नहीं बनेगी। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रासायनिक। जो वनव्य है, दूध से दही बना, अब कितनी भी माता फोड़ी करो, दही से दूध नहीं बनेगा। तो कौन सी प्रक्रिया है? बस ये प्रक्रिया हमारे पास क्या कहलाती है? रासायनिक। यदि आपने पानी में चीनी घोली, चाशनी बनाई, चाशनी से वापस चीनी बना सकते हैं, तो वो प्रक्रिया क्या है? भौतिक। जिसे पुनः पॉसिबल है वो कौन सी है? भौतिक। जिसे वापस नहीं बनाया जा सकता वह है रासायनिक। तो आग कौन सी प्रक्रिया है? रासायनिक। अब देखो कि आग को बुझाना है तो तीन तरीके हैं। दे शीशी तो दे देना, क्या देना चाहते हैं? ये बीच वाले को मीडिएटर बनना पड़ रहा है। फोन देना चाह रहा है, लेना चाह रहा है, तो थोड़ा सा ठीक रहो। मैंने कहा नहीं, 2-3 दिन में हो जाएगा, पता चल जाएगा, हमें भी आदत आ जाएगी क्लास में कैसे टैकल करने हैं। वापस 5-7 दिन गांव चले जाते हैं तो भूल जाते हैं ना। अब देखो कि कहीं यदि आग लगी है तो आप कहेंगे भाई इन तीन कारक में से एक कारक है जो कम कर दो, आग बुझ जाएगी। यही है आग बुझाने का तरीका। सबसे पहले जैसे मान लो कोई गांव में बाढ़ में आग लग गई, तो ईंधन जल रहा है ना, तो हमने कहा अच्छा बाढ़ में आग लगने के ईंधन जल रहा है, हम आगे ना बाढ़ को काट देते हैं। एक होशियार बंदा है, जब बाढ़ में इधर आग लगी है, थोड़ा आगे दौड़ के बाढ़ को काट के अलग कर देता है। अलग क्यों करता है? कि देखो कि आगे जलती जलती यहां तक पहुंचेगी, आगे ईंधन है ही नहीं, तो अपने आप ही बुझेगी नहीं बुझेगी। तो इसे कहते हैं ईंधन को हटाना। ईंधन को हटाना मतलब क्या हुआ? ईंधन को हटाना पर आग बुझेगी कि नहीं बुझेगी? बुझेगी। इसे कहते हैं स्टार्विंग। इसे क्या कहते हैं? स्टार्विंग। स्टार्विंग का होता है भूखे मारना। आग आ रही है लेकिन जलने के लिए कुछ मिल ही नहीं रहा, तो भूखे मर रही है, बुझ जाएगी। इस विधि को क्या कहते हैं? स्टार्विंग। क्योंकि आगे ईंधन है ही नहीं जलने के लिए। तो अभी दिवाली में बहुत जगह गाँव में आग लगी है, कई गांव में दिवाली में आग लगती है, तो इसलिए घर वाले आपको पटाखा छोड़ने से पहले कहते हैं कि अभी मत छोड़ो, अभी चौमासा निबड़ के आए हैं, कहीं बाढ़ वाड़ में चिंगारी चली गई तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आप देखोगे तो ज्यादा पटाखे हैं जो यहाँ शहर में छोड़े जाते हैं।
गांव में अपेक्षाकृत कम पटाखे छोड़े जाते हैं, फिर भी उनके छोड़े जाते हैं तो वो ऐसे छोड़ते हैं कि तालाब के अंगोरे में चले गए, वहां छोड़ो, बहुत ज्यादा छोड़ो, क्या दिक्कत है। लेकिन आप अपनी ढाणी में नहीं छोड़ सकते, आपको आपके पापा और दादा ही नहीं छोड़ने देंगे, छोटा लेके दौड़ेंगे पीछे, छोड़ रहा इधर इधर छौरियां जड़वाएगा पूरी, मुश्किल से इतने 4-6 महीने मेहनत करके सब इकट्ठा किया है, पटाखा छोड़ेगा है कि नहीं है। तो क्योंकि आग लगती है तो फिर वो कंट्रोल करना कोई पॉसिबल थोड़ी है, वो कैसा भी रूप ले सकती है। तो इसलिए हमें गांव में बड़ी सेफ्टी प्रिकॉशन लेके चलना पड़ता है, विशेष रूप से दिवाली पे। दिवाली शादी ब्याह में छोड़ते हैं, वो विशेष रूप से छोड़ते हैं, उसमें भी हम ज्यादातर क्या है कि रोड पर, सड़क पर ज्यादातर वहां जगह छोड़ते हैं। और उसमें क्या है कि चौमासे के टाइम में तो किसी की ज्यादातर शादियां होती नहीं है। गांव में तो आजकल नवंबर में शादियां होने लगी है, पहले गांव में नवंबर में शादियां होती नहीं थी। सबकी आका तीज और पूर्णिमा कोई थी, कॉमन ही थी। फिर कभी कभार हो जाती थी तो कोई देवउठनी 11 में कभी कभार किसी थोड़ी बहुत होती थी, बहुत कम होती थी। बाकी सबसे ज्यादा तो अप्रैल मई में थी। उधर कहा कि जलने के लिए कुछ नहीं है, तुम छोड़ो पटाखे छोड़ो, अब तो वापस नई खेती करनी है कि नहीं है। तो मामला ये है, अब होने लगी ना, अब तो होने लगी। पहले क्या है कि अपने ज्यादातर गांवों में शादियां दिन में ज्यादा होती थी, अब रात में ज्यादा होती है। अब दोस्त के भी जो वो दोस्त हैं वो कहते हैं कि नहीं रात में करो, दिन में लोग देख लेंगे भी ठीक नहीं लगेगा दिन में नाचा भी नहीं जाता, रात में नाच आएगी, तो इसलिए आजकल रात में करने लगे हैं। पहले ज्यादातर शादियां दिन में की जाती थी, क्योंकि भाई बैलगाड़ी से पहले तो बारात जाती थी, फिर ट्रैक्टर से जाती थी, तो रात को कौन लाइटें करेंगे, कौन ऐसे बैठ के चषाते घूमेंगे। दिन में जाते थे, शादी हो जाती थी। पहले तो शुरू में तो बारात 1-2 दिन रुकती भी थी, उसके बाद रुकनी बंद हुई, लेकिन होती दिन में ज्यादा थी। फिर धीरे धीरे पढ़े लिखे वालों का थोड़ा कल्चर ज्यादा आ गया, उन्होंने रात को करनी शुरू कर दी, तो शादियां रात में होने लगी। इस कल्चर में एक और है, हम मारवाड़ की तरफ के हैं, तो पहले तो लगभग ज्यादातर राजस्थान में 2 भाई या भाई बहन उनके सबके साथ में करते थे शादी। मारवाड़ में तभी भी करते हैं। इधर क्या है कि सीकर जयपुर में इंडिविजुअल अलग अलग करने का ज्यादा रिवाज आया। यही कोई बहुत पुराना नहीं है, 15-20 साल से ज्यादा रिवाज आ गया कि नहीं एक एक करेंगे, कि दोनों भाई की एक साथ कैसे करेंगे, फिर मैं मजा कैसे लूंगा उसकी शादी में। घर वाला के मजे की जगह लेगा, हमारी जेब से खर्चा लग रहा है, एक में तुम दोनों निपट जाओ, है कि नहीं है। तो मारवाड़ में पहले ऐसे किया जाता था, और ये कॉमन प्रचलन था, अभी भी प्रचलन है, आज भी प्रचलन है। हाँ हाँ हाँ, ये तो कॉमन प्रचलन है, और ये जेन्युइन है। जेन्युइन क्यों है कि लोग इधर वाले जाते हैं ना वहां, तो वो कहते हैं यार ये क्या तुम्हारे सीन है, दोनों की एक साथ है। वो जेन्युइन इसलिए है क्योंकि वहां ज्यादातर अकाल पड़ते थे, पानी की भी किल्लत होती थी, लोगों को बचत करके मुश्किल से चीजें बचानी होती थी, और उस बचत के तरीके में वो अपना जीवन यापन थोड़ा ढंग से कर सके, इसलिए बचत का तरीका ढूंढते वो इस प्रकार का करते थे। वो समय की मांग थी, और हर चीजें करते ना वो समय की मांग के अनुसार की जाती है। आज के लोगों के पास पैसा हो गया, वो कहेगा दोनों की अलग अलग करेंगे शादी, तो पैसा है तो अलग अलग करो ना, क्या दिक्कत है। लेकिन जिसके पास पैसा कम है तो वो क्या है, एक साथ कर देते हैं। तो खाना का खर्चा एक बार लगता है, और बैंड बाजे, और जो शादी ब्याह में कपड़े आते हैं ना वो भी एक बार ही होता है ना भाई। बहुत सारे गहने के अलावा सारा पैसा बच जाता है, गहना तो अलग अलग होता ही है, बाकी सारा पैसा बच जाता है। तो इसलिए वहां पर जोधपुर, नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर ये कॉमन है, बीकानेर ये कॉमन है, 2 जनों की, भाई बहन की, दोनों भाई की एक साथ शादी करना है। हाँ 3 की कर लेते हैं, सब कॉमन है, 4 की कर लो। ये जैसे मान लो 3 बहनों की एक साथ कर देते तो कॉमन है, जब एक बारात आएगी तो 3 ही आ जाएगी, है। नहीं नहीं, ज्वाइंट फैमिली जरूरी नहीं है। ज्वाइंट कैसे है आप समझे नहीं, कल्चर कैसे हुआ, सांस्कृतिक या संस्कृति अपनी डेवलप कैसे हुई, इसका मूलभूत ढांचा आपको देखना पड़ता है। कल्चर ऐसा हुआ कि यदि आप सक्षम हैं और आप अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं, और आपकी भाई की बेटी की उम्र ही लगभग उतनी है, लेकिन भाई थोड़ा कम सक्षम है, तो भाई को कहते हैं तू टेंशन मत ले, मेरी बेटी की शादी कर रहा हूं, तो साथ में कर देते हैं।
तो ऐसा कई जने करते हैं। ऐसे पहले तो काफी करते थे, आजकल तो कम हो गए, तू जाने थार काम जाने, लेकिन पहले ज्यादातर ऐसे करते थे। तो इस कल्चर में क्या है कि उस जो छोटा वाला भाई था या बड़ा भाई था जो थोड़ा सा आर्थिक रूप से कमजोर था, उसको सपोर्ट मिल गया और उसकी बेटी की शादी साथ में हो गई, इसको भी कोई नया खर्च लगा नहीं। तो ऐसा होता था और ऐसा कॉमन था। कई बार आपने पहले पुराने सुनोगे, इसकी शादी ननिहाल में हुई है तो ननिहाल वाले कर देते थे। ननिहाल में मामा का ब्याह था तो कहा भाई भाणजा ही मोटा है तो भाणजा का भी कर देते, मायरा नहीं भरना पड़ेगा, मायरा रुपये इधर लगा देंगे। तो ऐसा था। तो ये बचत के हिसाब से चीजें देखी गई थी और वो समय के हिसाब से मजबूरी होती है। जब व्यक्ति के पास पैसे नहीं है, पैसे तो अब देखने को मिले हैं, 20-40 सालों में पहले लोगों के पास पैसे देखने को होते ही नहीं थे। तो उस समय इस प्रकार का कल्चर ही ज्यादातर डेवलप होता था। जैसे एक साल अकाल पड़ गए तो लोगों को अपना घर छोड़ के और गायें भैंसें भेड़ लेके उनको इसमें नदी की तरफ, जैसे मान लो मध्य प्रदेश की तरफ, उधर निकलना पड़ता था। हाँ, ताकि अपना 4-6 महीने का जीवन यापन करके आ जाए, फिर वो वापस आ जाते थे। और ऐसा कॉमनली था। अब एक साल बारिश नहीं, बारिश 2 साल नहीं, बताओ क्या होगा। तो इसलिए आपने गांव में देखे होंगे कि जो पंचावा देते हैं इसका बाजरे का, पुड़े का, ठीक है ना, वो क्यों देते हैं? वो कहते हैं ऊपर वाली लेयर तो खराब हो जाएगी, नीचे वाली लेयर क्या रहेगी, बची हुई रहेगी। भाई बारिश के कारण ऊपर वाली लेयर तो खराब हो जाएगी, ऊपर वाला 1-1, 2-2 तो लेयर खराब होगी, नीचे वाला क्या होगा, पूरा बच जाएगा। जिससे क्या होगा कि अकाल में काम आ जाएगा। तो इस हिसाब से चीजों को सेटल करना पड़ता था। अब क्या है कि मामला ऐसा आजकल का, मैं आजकल का चारा लाया, हाँ कितनी है गाय, एक गाय तो वो ठीक है, अपने इतना डाल दो, बाकी के बेच दो, जब हमें जरूरत होगी तो वापस खरीद लेंगे। आजकल वो आ गए ना, पहले कोई खरीदने वाला तो था नहीं, बेचे ही किसको, तो सुरक्षित ही रख लेते थे। तो ईंधन को हटाना, स्टार्विंग यानी भूखे मारना, हीट उष्मा को खत्म करना है। उष्मा को खत्म करना क्या कहलाता है भाई, कूलिंग। पानी छिड़क दो, कूलिंग का मतलब क्या हो गया, शीतलन। आग बुझाने का दूसरा तरीका यह है। आग बुझाने का तीसरा तरीका ऑक्सीजन, इसे कहते हैं स्मूथरिंग। स्मूथरिंग यानी दम घुटना। यदि किसी कमरे के अंदर आग लगी है, कमरे की सारी खिड़कियां बंद है, तो क्या करें कि बंद ही पड़ी रहने दो, खोलो मत, बुझ जाएगी आग, क्योंकि ऑक्सीजन तो खत्म हो गई। ऑक्सीजन खत्म होते ही क्या हो जाएगी, आग बुझ जाएगी, ज्यादा फैल ही नहीं सकती। यदि एक आधी खिड़की खुली है तो ऑक्सीजन आती जाएगी, आग रहती जाएगी। तो इसलिए तीसरा आग बुझाने का तरीका कौन सा होता है, स्मूथरिंग, दम घुटना। अब दम कैसे घुटाएंगे, हम कहेंगे ऑक्सीजन का दम घुटना तो कार्बन डाइऑक्साइड दो, CO2। इसलिए हम क्या करते हैं, CO2 की लेयर बिछा देते हैं, उससे पंप से क्या निकालते हैं, CO2। अब CO2 हो गया, ऑक्सीजन उसको मिली क्या, नहीं, तो आग बुझ जाएगी। तो आग बुझने का तरीका यह भी होता है। तो ये तीनों ही आग बुझाने के तरीके हैं, क्योंकि आग लगने के 3 कारक हैं, 3 में से किसी भी एक कारक को कम करोगे तो आग बुझेगी कि नहीं बुझेगी, बुझ जाएगी। तो ये है मामला। आग एक कौन सी प्रक्रिया, रासायनिक, और 3 में से एक कारक की अनुपस्थिति होगी तो आग बुझ जाएगी। और अब हमारे पास है आग लगने के प्रमुख कारण कौन से हैं। आग लगने का पहला कारण है ढीला कनेक्शन। और ये सबसे पहले ये चारों ऑप्शन यही हो जाएं तो आंसर आपको ढीला कनेक्शन करना पड़ता है। ढीला कनेक्शन स्पार्किंग का सबसे प्रमुख कारण आग का। दूसरा गलत दर से फ्यूज रेटिंग। तुम्हें फ्यूज लगाना था 5 एम्पियर का, तुम लगाए 15 एम्पियर को, तो जल तो पहले ही गया वो। तो गलत रेटिंग की फ्यूज रेटिंग से भी क्या होगा, स्पार्किंग का खतरा है। ओवरलोड के कारण हीटिंग ज्यादा हो गई, मशीन ही जल गई, लोड ज्यादा होने के कारण। तो ओवर हीटिंग के कारण भी क्या हो जाएगा, आग का खतरा। और केबल में चालक और इंसुलेशन के बीच में, चालक और न्यूट्रल के बीच में इंसुलेशन का नष्ट होना। इंसुलेशन टूट जाता तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट जुड़ जाएगा, फिर वो अर्थिंग खत्म हो जाएगी और इससे शॉर्ट सर्किट होने पर आग का खतरा हो सकता है। तो ये विद्युत में आग लगने के प्रमुख कारणों में से एक है। अब ये चीजें समझ आने में तो कोई तकलीफ है नहीं, समझ में आएगी ना। अब कोई डाउट है तो पूछ लो, बाकी तुम कल ही पढ़ेंगे, आज तो पूरा होगा नहीं। कल है आग के प्रकार, 5S कॉन्सेप्ट, 5P कॉन्सेप्ट मानना कर वो देखना है।
पीडीएफ डाउनलोड का ऑप्शन हम देते हैं, उसमें कोई टेंशन नहीं, हम प्रिंट आउट का ऑप्शन नहीं देते हैं, वो नहीं दे सकते। देखो कि लिख लेना चाहिए मेरे हिसाब से। आप नहीं लिखना चाहते हैं तो मैं खुद प्रिंट आउट निकाल के दे सकता हूं, उसमें मेरे को ऐसा कोई पैसों वैसों का लफड़ा नहीं है, मैं खुद प्रिंट निकाल के दे दूं, उसमें भी मेरे इजी पड़े। हाँ मैं दे दूंगा, इसमें कोई मेरा कोई एतराज है ही नहीं। नुकसान इसमें केवल आपका है। मैंने एक बेच ने कहा सर हमें तो दो, मैंने कहा लो तुम भाई, उसमें मेरा क्या जाएगा, मेरे एक बच्चे के ऊपर 2 रुपए 3 रुपए खर्च होगा और क्या होगा, इससे ज्यादा थोड़ी ना होता है, तो मैं दे दूंगा। लेकिन क्या है कि आपको विद्युत की आग और सुरक्षा चिन्ह तो खुद को पेन से लिखना ही पड़ेगा। विद्युत के आग के प्रकार और सुरक्षा चिन्ह ये तो आपको खुद को लिखना पड़ेगा हाथ से, ये तो लिखना ही अनिवार्य है। बाकी मैं दे दूंगा, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। वैसे भी मैं जैसे कॉमन टूल्स पढ़ूंगा तो टूल्स का तो मैं प्रिंट आउट देता ही हूँ। टूल्स में तो मैं भी क्या आपसे होशियार ज्यादा बन जाता हूँ। मैं प्रिंट आउट तो देता हूँ लेकिन देता हूँ उसमें चित्र बना हुआ, बाकी लिखना तो आपको खुद को पड़ता है। मैं खुद भी लिखता हूँ और आपको भी लिखाता हूँ, चित्र बना हुआ दे देता हूँ, ताकि फिर आप ये नहीं कहेंगे सर चित्र कैसे बनाए, वो मैं दे देता हूँ। तो वो तो मैं दे दूंगा, क्या है इसका ही दे दूंगा। इसमें देने में कोई बहुत बड़ा मामला थोड़ी ना है, कोई बड़ा है। टाइम यदि है तो लगाना चाहिए, है आपके पास टाइम तो लगाना चाहिए, क्योंकि एक बार तो जीवन में भाई लिखना ही पड़ता है। और नहीं लिखते हो तो ऐसे मेरे देने में, मैंने कहा नहीं, मैं तो वैसे जब कॉमन टूल्स का दूंगा तो इसका भी दे दूंगा। कितना पेज है, 44 पेज है मेरे, एक स्लाइड में छपते हैं 4, दोनों साइड में छपेंगे 8, टोटल 5 पन्ने होते हैं, दे दूंगा। इतना ही होते हैं, 5 पन्ने देने में मेरे क्या जोर आए, जोर तो मेरे पूरे नोट्स में नहीं आए। लेकिन आपको तो भी मैं बता देता हूं, जहां जहां मैंने आपको लिखना का बोला है वहां लिखना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि मैंने बोला तजुर्बे से, और आपके पास वो है नहीं। मैंने बहुत सारे बैच को पढ़ाए थे, इसलिए मैं तजुर्बे से बताता हूं कि क्या क्या चीजें लिख के पढ़नी पड़ती है। जैसे ऐसी थ्योरी में मैं बार बार आपको कहता था कि आपको पहले दिन से लिख के पढ़ना पड़ेगा, लिख के पढ़ना पड़ेगा, 4-4 बार लिख के पढ़ना पड़ेगा, तब जाके पल्ले पढ़ने लगेगा। और जिसने लिख के पढ़ा उसको पल्ले पढ़ने लग गया, जिसने नहीं लिख के पढ़ा कि मैं तो ऐसे याद कर लूंगा, तो ऐसे नहीं होता वो। तो आपसे होशियार तो मैं ही हूं ना, मुझे भी नहीं हुआ, तो वो लिख के पढ़ना पड़ता है। और इसका दे दूंगा, कोई टेंशन लेने की बात है नहीं, मैं खुद ही दे दूंगा प्रिंट आउट। बाकी वहां तो वही मिलेगा, प्रिंट आउट का ऑप्शन वहां ऐप में नहीं मिलेगा। मैं प्रिंट आउट निकाल कर आपको दे दूंगा डायरेक्ट, सोमवार को दे दूंगा, जो क्लास में जो आएंगे उसको दे दूंगा, जो नहीं आएंगे दूसरों को फोटो कॉपी कराओ, अपने कोई जिम्मेदारी है नहीं। अपने मैं तो पढ़ाता हूँ तो हर बार कहता हूँ, क्लास के अंदर यदि कोई चीज दूंगा तो उसकी जिम्मेदारी मेरी क्लास तक है। जब बंदा जो क्लास के अंदर ही नहीं है तो मैं कैसे दूं, फिर वो बंदा आया वो नहीं, फिर सारा स्टाफ चक्कर काटे, वो बंदा के सर 7 दिन छुट्टी पे था, वो नोट्स देना, अब बंदा ढूंढे अगर स्टाफ को नोट्स कहाँ है, तो वो स्टाफ क्यों परेशान होगा, जो आया है उसको सबको मिल जाना चाहिए। सही बात है कि नहीं है? सोमवार को दे देंगे, आज को सोमवार, ऐसे नहीं बोले आप 400 जने बैठ रहे हो ना, वो मुझे कोई खतरा नहीं है, मेरे टेंशन वो नहीं है। टेंशन वो है कि मैं जाता हूं मुझे एक बच्चा मिलता है, सर वो मेरे पास नोट्स नहीं आए, तो वो क्या है, वो परेशानी होती है। बाकी तुम 400 जने एक साथ बैठो, मैं एक साथ दे दूंगा, 300 एक साथ बैठो एक साथ दे दूंगा, वो देने परेशानी। अच्छा वो भी दे दिया दूसरे दिन भी, एक बच्चा आएगा सर मैं 10 दिन आ नहीं पाया था तो हमारे लिए प्रोसेस 15 दिन तक चलता रहता है, इसमें हम होते हैं परेशान। फिर वो कहता है सर आपने उसको तो दिया था परसों, फिर मुझे क्यों नहीं दे रहे हो, तो फिर ये बहस करने में टाइम लगता ना, इसलिए एक रूल कर देते हैं, जो क्लास में उसको दे दिया, जो क्लास में नहीं है वो आपस में देखो, मुझे नहीं पता, नेक्स्ट दे देंगे, कल दे देंगे, परसों दे देंगे, आप कहोगे उस दिन दे देंगे। मैथ की क्लास क्या क्रिकेट वर्ल्ड कप चलाना है, 2 बजे चला देंगे, वे तो कंप्यूटर लगा हुआ है, इसमें क्या लगाना है, केबल है ना, केबल वहां निकाल के ये डायरेक्ट लगा देंगे, इंटरनेट तो चलता है ना इसके अंदर, कोई दिक्कत तो है नहीं, लगा देंगे, ठीक है ओके। भारत की बैटिंग आएगी तो देखोगे कि कोई सी भी आएगी तो देखोगे, नहीं 2 जने 2 तरह के हैं भारत में, दर्शक दीर्घा 2 तरह की होती है। एक होते हैं पूरा मैच देखते हैं, जो चाहे टेस्ट मैच हो वो भी देखते हैं,
होते हैं बहुत सारे बच्चे होते हैं, जानता हूं। एक होते हैं जो बैटिंग देखते हैं, और आधा भारत में आधे ज्यादा है वो विराट कोहली आउट हो जाता है तो बंद कर देते हैं, छोड़ अब। आप देख लेना कि लाइव चल रहे हैं 4.3 करोड़, विराट कोहली आउट हुआ 3.2 करोड़, 1 करोड़ तो तुरंत चले जाते हैं, 25% तो आउट। ऐसे होते हैं कि नहीं होते हैं? तो नहीं, ये सबसे ज्यादा विराट कोहली के टाइम देखा जाता है। नहीं हो, चला देंगे, कोई दिक्कत नहीं।